में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में कोरोजन एंड रेंसिटी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब वापस वही चीज़ बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आइस तो सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। हाँ, स्टेट जरूर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लेकिन केमिकली आइस और वाटर दोनों सेम चीज़ है। अगर आइस को लिखना है तो हम लिख सकते हैं H2O सॉलिड और वाटर को लिखना है तो H2O लिक्विड। तो दोनों है H2O, ठीक है, केमिकली सेम है, तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब आप वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर बनेगा आपका। तो जब वेपर बन रहा तो H2O गैस है और जब वाटर था तो H2O लिक्विड था। तो केमिकली सब्सटेंस सेम है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। तो फिजिकल चेंज का मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और सेकेंड क्या है, वो रिवर्सिबल है। आइस को, जैसे आइस से वाटर बना तो वाटर से फिर आइस बन सकता है अगर उसको आप रिफ्रीज कर देंगे आप। तो वाटर से वेपर बना, उसको जब कंडेंस करेंगे वेपर को तो फाइनली फिर वापस आपको लिक्विड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, मतलब नए सब्सटेंस बनेंगे। और दूसरा है कि इरिवर्सिबल है, मतलब कि वो सब्सटेंस वापस आप क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एसेस मिलेंगे, राख मिलेगा। तो क्या वो एसेस को वापस आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, केमिकल चेंज। सेकेंड, मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वापस कर्ड से मिल्क बन सकता है, नहीं, ये भी इरिवर्सिबल है। साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होती है। मिल्क आपका स्वीट होता है, कर्ड आपका शावर होता है। तो केमिकल चेंज जब भी होगा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होगी। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज का सिंपली मतलब है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है। आई होप आप लोग को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस न्यू बनेंगे और जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, ये गैस है और ये लिक्विड है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट, लिख लीजिए आप। और जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। यहां पे वाटर क्या है, प्रोडक्ट। इसको याद करने एक तरीका और भी है, ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो है उसको कहते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड में जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये तो वर्ड इक्वेशन है, अगर इसका मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना हो, मतलब सिंबल के फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए दो चीज़ चाहिए आपको, एलिमेंट्स है तो एटॉमिसिटी, कंपाउंड है तो वैलेंसी। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, और वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स के लिए, फॉर एलिमेंट आपको यूज़ करना है एटॉमिसिटी। ये क्या अभी बता रहा हूँ आपको कुछ देर में, एटॉमिसिटी क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड जब होगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे वैलेंसी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसके। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है
तो इसका सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का, H। तो सिंपली H नहीं लिख सकते आप, हम देखेंगे हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, तो 2 एटम होते हैं, तो लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तो यहाँ लिखेंगे O2। अब रही बात H2O, तो ये फॉर्म क्या करता है, H2O। अब ये H2O कैसे बना, ये तो कंपाउंड है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बन गया, ये H2O। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन गैस है, पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है, और बना क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं। यही है सॉल्ट, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, ये है सॉल्ट। तो बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक सोडियम एलिमेंट और एक क्लोरीन पॉइजनस गैस कंबाइन करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल नया सब्सटेंस है। यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो ये मैंने कहा था कि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होगी। अब इसको हम लोग, ये वर्ड रिएक्शन है, अब लिखना है हमें इसे केमिकल इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे, सेम रूल है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, A, तो सोडियम के 1 मॉलिक्यूल में 1 ही एटम होता है, तो Na रहेगा। क्लोरीन, क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो Cl2। ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब ये NaCl कैसे हुआ, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे H2O है, ऐसा क्यों, देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस कीजिए, आपको बनेगा NaCl। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, अभी अनबैलेंस्ड है। इसमें यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ भी 1 सोडियम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, इनको बैलेंस करना सीखेंगे। टोटल मैं 10 इक्वेशन बैलेंस करूंगा, जिसमें ये 4 इक्वेशन जो हैं ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स, और जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। समझते हैं उसको। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 1 एटम है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि 1 एटम है, और क्लोरीन के भी 1 एटम है। तो अभी ये अनबैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करना है। तरीका क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जो जो एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस इक्वेशन में, उसको लिख लीजिए आप। तो क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो लिखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 लिख लीजिए। क्लोरीन के 2 एटम है, 2 लिख लीजिए। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए आप। इस तरफ हाइड्रोजन के 1 एटम है, क्लोरीन के 1 एटम है, ठीक है। इस तरफ 2 एटम है, इस तरफ 1 एटम है, हमें 2 बनाना है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे H की जगह पे 2 और यहाँ पे Cl2। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप कोई नंबर नहीं लगा सकते। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई नंबर, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। हमें चाहिए हाइड्रोजन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम इस तरफ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकंड मैंने लिया है Na प्लस H2O, जो कि दे रहा है आपको NaOH प्लस H2। हमें बैलेंस करना है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख लीजिए आप। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने कितने एटम है, सोडियम के 1 एटम है, अगर कुछ नहीं इसका मतलब है कि 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। इस तरफ ही RHS में भी
एरो के उस तरफ भी सेम एलिमेंट होंगे। आंख बंद करके आप इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम एक है, 1 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 3 एटम है। अब देखिए ऑक्सीजन तो 1 1 है, सोडियम भी 1 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग इवन बनाते हैं। इवन कैसे बनेगा, आरजेस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन इवन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको काट के हम 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन बढ़ा तो सोडियम भी बढ़ गया, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 हो गया, अब सोडियम कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी हो गया 2। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन अब 2 हैं और इस तरफ हाइड्रोजन 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बचा क्या, सोडियम। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन यूज हुआ है, देखिए सल्फेट है। अगर पॉली एटॉमिक आयन दोनों तरफ यूज होता है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे इजीली बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट किए हैं। बी ए है, लिख लीजिए बी ए, कितने एटम है बी ए के, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है। सी एल है, सी एल के 2 एटम है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, 2 एटम है। अब देखिए सल्फेट यहाँ पे भी पूरा का पूरा और यहाँ पे भी सल्फेट पूरा है, तो इस पूरे को हम एक माने, 1 माने, एज ए 1 कंसिडर करेंगे। मैं सीधा लिखता हूँ SO4, और ये कितना है अभी, यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें, तो ऐसे लिख दीजिए। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, एलिमेंट सारे सेम रहेंगे इस तरफ भी, तो लिख लीजिए BA, ऑर्डर सेम रखिएगा, तो BA यहाँ पे कितने हैं, 1। Cl कितना है इस तरफ, 3 है, 3 एटम्स हैं। Al 1 एटम है, और सल्फेट 1 है, यहाँ पे सिंगल है, SO4, तो लिख लीजिए SO4 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको, पॉलीएटॉमिक है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो इस तरफ 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सल्फेट 3 हो गया, इधर भी 3, इधर भी 3, ये तो बैलेंस हो गया। तो सल्फेट 3 हुआ, तो यहाँ पे जो बेरियम है ये 3 हो गया, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे ये अब 3 हो गया। तो इस तरफ भी हमें 3 चाहिए बेरियम, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देते हैं। अब ये बेरियम क्या हो गया, 3 हो गया, दोनों तरफ 3 हो गया, बैलेंस। तो यहाँ पे क्लोरीन बढ़ गया, 3 2 जा 6 हो गया क्लोरीन अब कितना हो गया, 6। और इस तरफ क्लोरीन क्या है, 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Ba के 3 एटम है, राइट हैंड साइड में Ba के 3 एटम है, क्लोरीन के 6 एटम है, क्लोरीन के 6 एटम है, एल्युमिनियम के 2 एटम, एल्युमिनियम के 2 एटम, सल्फेट 3 था, सल्फेट 3 हो गया। इक्वेशन बैलेंस, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट है H2 + N2NH3, रूल सेम है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन के 1 एटम है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो 3 है ये किसी तरह से इवन हो जाए। तो इवन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अब ये 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, हाइड्रोजन 6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन पे
नेक्स्ट इक्वेशन है H2S प्लस O2 जो कि H2O और SO2 आपको दे रहा है। चलिए बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। राइट हैंड साइड में सेम रहेगा, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। 1 एटम यहाँ है, 2 एटम यहाँ है, 3 एटम है। तो मैंने बार बार बोला है जब भी 8 नंबर का तो उसको बनाना पड़ता है पहले इवन। तो ये 3 है, हम चाहते हैं कि इस तरह इवन बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बदल के 4 हो गया। ठीक है, सल्फर तो अभी भी 1 है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4। यहाँ पे सल्फर भी है तो सल्फर यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर 1 है तो सल्फर को बनाना पड़ेगा 2। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब सल्फर 2 हो गया। सल्फर 2 हुआ तो ऑक्सीजन भी बदल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2, ऑक्सीजन अब 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 2 6, तो ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। चलिए बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। लिख लीजिए, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम के कितने एटम हैं? 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, सेम रहेगा, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ठीक है, तो मैंने बोला है ये ऑड आर्म नंबर आ गया, इसको इवन बनाना है। किसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 से 2 लगा देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हो गया तो ये चेंज होके 4 हो गया। साथ में पोटेशियम भी 2 हो गया तो 2 कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया तो 2 हो गया। पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है तो यहाँ पे लगा देते हैं 2, तो पोटेशियम भी 2 हो गया। दोनों तरफ पोटेशियम बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इस तरफ अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, फिर बढ़ के बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, इसे बैलेंस करना है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये NO3 पॉलीटॉमिक है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ भी है। तो इसको हम लोग सिंगल ट्रीट करेंगे ताकि इजीली इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो कौन कौन से एटम एलिमेंट हैं देख लीजिए पहले आप। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 3 है, लिख लीजिए। NO3 होल लेंगे हम, तो लिखिए NO3 कितना है? 1 ही है। ठीक है, Ca 1, ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये तो अलग है, ऑक्सीजन 2। अब आते हैं RHS में। हाइड्रोजन 2 एटम है, NO3 इस तरफ 2 है NO3, तो NO3 को 2 कर दीजिए आप। Ca 1, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ बाहर पड़ा है। ठीक है, तो जब भी पॉलीटॉमिक, तो पहले पॉलीटॉमिक को ही हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे NO3 2 है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो NO3 अब 2 हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है,
2 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे 2 से कर दे रहा हूँ, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 4 है इस तरफ भी 4 है, NO3 2 है इस तरफ, NO3 इस तरफ भी 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं लेंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ जब भी पॉलीएटॉमिक हो तो उसको आप एज अ सिंगल ट्रीट कीजिए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक पॉलीएटॉमिक है, सल्फेट दोनों तरफ है, तो सल्फेट को सिंगल कंसीडर करेंगे। इस तरफ है सोडियम, सोडियम लिख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और सल्फेट को तो सिंगल एज्यूम करना है, सिंगल रखना है, ठीक है। कितने कितने हैं, सोडियम में कितने एटम हैं, 1 एटम है, ऑक्सीजन के 1 ही लेंगे क्योंकि ये तो सल्फेट वाला है तो अलग हो जाएगा 1, हाइड्रोजन के 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब हाइड्रोजन 3 है, सल्फेट 1 है। राइट हैंड साइड में आते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे लिखेंगे NaOH सल्फेट। सोडियम इधर 2 है, 2 एटम है, ऑक्सीजन इधर 1 है, सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फेट 1 है, ठीक है। तो सल्फेट तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो हम कोशिश करते हैं ये किसी तरह से इवन बन जाए। तो इवन कब बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। साथ में जो सोडियम है उसके भी 2 एटम हो गए और जो ऑक्सीजन है उसके भी 2 एटम हो गए, ठीक है। सोडियम बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब देखिए सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फेट 1, सल्फेट 1, इक्वेशन बैलेंस्ड। ये लास्ट इक्वेशन में बैलेंस कर रहा हूँ, देखिए कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पे भी सल्फेट पॉलीएटॉमिक है, इस तरफ भी सल्फेट है, इस तरफ भी सल्फेट है, इसको सिंगल लेंगे हम लोग। तो क्या क्या है इधर, BaCl, हाइड्रोजन है H और सल्फेट है, ठीक है। इसके 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और सल्फेट सिंगल है। RHS में आते हैं, सेम रहेगा, BaClH सल्फेट, 1 एटम है, क्लोरीन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 1 एटम है और सल्फेट भी 1 है। तो सल्फेट तो पहले से बैलेंस है, ज़रूरत नहीं है, क्लोरीन भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, मेन है हाइड्रोजन का। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हुआ तो क्लोरीन भी चेंज होगा क्योंकि 2 हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। Ba 1 एटम, Ba 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, 2 एटम, SO4 1, SO4 1, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए और जो ट्रिक, जो भी प्रोसेस था आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या मोर सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ कि 2 सब्सटेंस हैं A प्लस B, ये मिल के एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे AB, ठीक है। या फिर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ जिसमें A प्लस B प्लस C मिल के बनाएंगे ABC। मैंने क्या बोला,
टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंसेस। ये एरो के इस तरफ जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा वन होगा, ओनली वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो बनाता है वाटर। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट तो दो हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो 2H2। ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट सिंगल है। ठीक है, एक और लेते हैं हम, Mg+O2। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है MgO। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2Mg बैलेंस हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट पहचानने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा वन होगा। रिएक्टेंट टू या टू से मोर हो सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड ब्रेक होके टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है। इसका फॉर्मेट है जैसे AB है, AB ब्रेक होके A+B बनेगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का सिंगल और अच्छा तरीका यही है कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा वन होता है, ओनली वन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हिट करेंगे आप, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। तो ये क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम लेते हैं वाटर वाला। अगर वाटर जैसे H2 है, इसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से करेंगे आप, तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2H2O 2H2, ये बैलेंस हो गया। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें रिएक्टेंट वन होगा, प्रोडक्ट टू या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ये था आपका सेकेंड टाइप। अब थर्ड आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके दो टाइप हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसका फॉर्मेट है A+BC AC+B। यहाँ पे क्या कर रहा है, A जो है B को रिप्लेस कर दे रहा है। देखिए B की जगह पे यहाँ पे A आ गया, AC+B। इसका मतलब ये हुआ A जो है B से मोर रिएक्टिव है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पता होनी चाहिए आपको। पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से लास्ट यहाँ पे है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है, मतलब इस तरफ डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? देखिए जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मोर रिएक्टिव कौन है, Zn है। तो ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये ऐसा बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कॉपर को हम अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में
मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखिए, कॉपर कहाँ है? यहाँ पे। जिंक कहाँ है? यहाँ पे। ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, कॉपर या जिंक? जिंक है, तो यहाँ पे तो कॉपर है। ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन में मैंने मिलाया। अब देखिए, क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? देखते हैं। जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लीजिए। 2HCl बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको ये नहीं मालूम है कि ये रिप्लेस होगा या नहीं रिप्लेस होगा। इसका फॉर्मेट यही है। ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनके बीच आयन का एक्सचेंज होता है और दो नए कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ पे AB और CD दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, इनके बीच आयन का एक्सचेंज होगा और दो नए कंपाउंड बनेंगे AC प्लस BD। अब आयन का एक्सचेंज कैसे होगा वो जब रियल एग्जाम्पल देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। जिसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट को मैं सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहा हूँ। तो अब कौन सा आयन एक्सचेंज होकर के क्या बनाएगा वो देखते हैं। उसके लिए पहले इसको आयन में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले ब्रेक कर लीजिए, पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस। एक रूल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो पॉजिटिव वाला एक्सचेंज होगा या जो निगेटिव वाला है वही एक्सचेंज होगा, दोनों एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि Na को मैं यहाँ डाल रहा हूँ और Ag को यहाँ डाल रहा हूँ, मतलब कि Na यहाँ आ गया और Ag यहाँ आ गया। तो Na जब यहाँ आएगा तो NaNO3 बनेगा, NaNO3 प्लस Ag यहाँ जाएगा तो AgCl। मैंने क्या बोला, एक्सचेंज कटायन और अनायन, कोई एक को ही एक्सचेंज करना है, किसी को भी एक्सचेंज कीजिए रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक्सचेंज कटायन और अनायन, दोनों को नहीं कर सकते आप। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से कराया है रिएक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे आयन कैसे एक्सचेंज होगा। पहले इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए आप। तो Na2 प्लस सल्फेट 2 माइनस प्लस Ba2 प्लस क्लोरीन 2 माइनस। मैंने क्या बोला है, या तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो एक्सचेंज करने हैं आपको, या जो निगेटिव वाले हैं वो एक्सचेंज करने हैं। तो पॉजिटिव वाला मैंने दिखा दिया। इस बार हम लोग जो निगेटिव आयन है, अनायन है, उसको एक्सचेंज करेंगे। तो SO4 को हम यहाँ भेज रहे हैं और Cl2 को यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अनायन है। तो SO4 यहाँ जा रहा है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो SO4 अगर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्लोरीन अगर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आयन एक्सचेंज होता है। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा। और रूल यही है, एक्सचेंज कटायन और अनायन, इसी बेसिस पे एक्सचेंज होता है। अब आते हैं लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जैसे X कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मैं कॉपर को हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, Mg प्लस O2, ये फॉर्म करेगा MgO। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आते हैं ये वाला एग्जांपल। ठीक है, HCl को अगर आप हिट करेंगे आप, तो ये ब्रेक होता है H2 प्लस Cl2। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन लूज कर रहा है, क्लोरीन का हाइड्रोजन था, यहां पे क्या हुआ, लूज कर गया। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में, ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन लूज करे। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप रिएक्ट कराइए मैग्नीशियम के साथ, तो ये बनेगा आपका कॉपर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो आई होप आपको समझ में क्या आ गया होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब वैसे रिएक्शन देखेंगे जिस जो इन दोनों का कंबाइंड है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। अब ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखते हैं। अब देखिए, ये इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कॉपर जो है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ देखिए H2 जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों साथ हो। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने, H2S प्लस Cl2, बैलेंस करके 2HCl और S है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है। हाइड्रोजन लूज का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यहां पे क्या हुआ, ये रिडक्शन। तो यही था आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने जितने टाइप थे सारे टाइप बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए। कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलेगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। रिएक्शन है 2PbO प्लस C गिविंग 2Pb प्लस CO। फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हमेशा रिएक्टेंट होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये कभी भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होता। ये तो गलत हो गया क्योंकि लेड यहाँ पे प्रोडक्ट में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट में है, तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये दोनों इनकरेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन ने ऑक्सीजन यहाँ पे गेन किया है, हाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड यहाँ पे है, हाँ इसने ऑक्सीजन को लूज किया है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो हमें बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, सी और डी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। रिएक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन के केस में प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल होता है। डिकम्पोजिशन भी नहीं है क्योंकि डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट 1 होता है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। अब बचा क्या हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे Al2O3 होगा, यहाँ पे ये Fe हो गया क्योंकि एल्यूमिनियम जो है Fe से मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम पहले आता है, आयरन बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
आंसर है डी। क्वेश्चन 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन रिएक्ट करेगा तो इनमें से क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, देखते हैं। आयरन है, HCl है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहला है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O। ठीक है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है और उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट में, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उस तरफ भी ऑक्सीजन के 2 एटम होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल इक्वेशन फॉलो करता है। मास कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो रिएक्टेंट में जितने मास हैं प्रोडक्ट में भी मास उतने ही होने चाहिए। अब देखते हैं क्या अभी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। पहले आते हैं हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 1 यूनिट इंटू 2 तो 2 यूनिट हो गया H2 का मास। अब निकालते हैं O2 का मास। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन ऑफ एटम होता है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट, यहाँ पे 2 एटम है तो 32 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना मास हो गया रिएक्टेंट का, 2U प्लस 32U, दैट इज 34U। ठीक है, अब आते हैं हम इस तरफ H2O का मास निकालते हैं। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट होता है, यहाँ पे 2 है तो 1 यूनिट इंटू 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट तो 16 यूनिट, तो 16 यूनिट प्लस 2 दैट इज 18 यूनिट। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है 34 यूनिट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है 18 यूनिट। तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो ये मास को ही हमें इक्वल करना होता है, इसीलिए इस इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके आंसर आपको PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरफ भी 2 लगा दीजिए। अब अगर निकालेंगे रिएक्टेंट का मास और इसका मास तो दोनों ही इक्वल आएगा। आई होप समझ में आ गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको वर्ड इक्वेशन दिया है, आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है उसको, फिर उसे बैलेंस करना है। ए कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके बना रहा है अमोनिया, मतलब NH3। हमें इसे बैलेंस करना है, तो रूल क्या है, पहले यहाँ देखते कौन कौन से एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, लिख लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन। इस तरफ भी वही सेम रहेंगे, लिख लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। इस तरफ हाइड्रोजन के 3 एटम है और इस तरफ नाइट्रोजन के 1 एटम है। बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर में आए तो हमारा पहला काम होता है कि उसको बनाना है इवन। इवन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया,
6 हो गया, काट देते हैं, अब तो ये 6 हो गया, साथ में नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लिख लीजिए नाइट्रोजन 2। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन 6 चाहिए, यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 चाहिए, नाइट्रोजन 2 है ही। अब देखिए हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एयर में बर्न हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का रूल क्या है, जो जो एटम्स, जो जो एलिमेंट हैं पहले लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 2। अब लिखते हैं इस साइड में, ऑर्डर सेम रखिएगा, जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के इस तरफ 2 एटम हैं, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऑड नंबर आएगा तो पहले उसको बनाना है आपको इवन। तो ये ऑड नंबर है, उसको बनाना है इवन। इवन कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो अब ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गया, ऑक्सीजन 4। साथ में हाइड्रोजन भी बदल गया, हाइड्रोजन भी हो गया 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन सल्फर चेंज हो गया, सल्फर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इस तरफ सल्फर एक ही है, हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 2, तो सल्फर 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गया, 2 2 ज़ा 4 + 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे लगा दीजिए आप 3, तो ऑक्सीजन 6। अब कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, राइट में हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। सी पार्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 3, गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al का प्रेसिपिटेट देता है हमें, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसके लिए एक ट्रिक है, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन हो, यहाँ पे देखिए पॉलीएटॉमिक आयन लेफ्ट हैंड साइड में भी, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में ही है, उसको हम लोग करते हैं सिंगल कंसीडर। लिखते हैं पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। सल्फेट को पूरा लेंगे हम ताकि जल्दी बैलेंस्ड हो जाए। बेरियम के 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3 है, ठीक है। अब आते हैं इस साइड में, सेम ऑर्डर में लिखना है आपको, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फेट, ठीक है। बेरियम 1 एटम, क्लोरीन 3 एटम, एल्यूमिनियम 1, सल्फेट 1। जब भी पॉलीएटॉमिक हो तो पहले जो पॉलीएटॉमिक वाला उसको करेंगे हम लोग बैलेंस। तो यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो क्या करें, यहाँ पे लगा देते हैं 3, तो यहाँ पे सल्फेट 3 हो गया, सल्फेट बैलेंस। सल्फेट बढ़ा तो बेरियम भी बढ़ गया, बेरियम भी क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे तो बेरियम 1 ही है, लगा दीजिए यहाँ पे 3, तो बेरियम 3 हो गया, साथ में क्लोरीन भी 6 हो गया। इस तरह हमारा क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ 2 लगाते हैं तो क्लोरीन 6 हो गया, साथ में एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस हो गया। इस तरफ बेरियम 3 है, इस तरफ भी बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। डी पार्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ
और आपको दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है वो। ठीक, बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितने एटम हैं? पोटेशियम के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। इस साइड पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 3, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो पहले क्या करना है, इसको बनाना है हमें इवन। तो इवन कैसे बनेगा? यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप, तो ये 2, अब ये हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 4, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। ठीक है, आई होप बैलेंस हो गया। सॉरी, पोटेशियम यहाँ 1 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 के लगा दीजिए, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 लेफ्ट साइड में, पोटेशियम 2 राइट साइड में, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सारे बैलेंस हो गए। इक्वेशन बैलेंस करना था। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसे बैलेंस करना है। ए में आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे NO3 इस तरफ भी है, NO3 इस तरफ भी है, तो इसको सिंगल लेंगे हम लोग। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं इस तरफ। हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको बाद में लेंगे हम। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रेट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने एटम है? हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन 3 हो गए। कैल्शियम 1 एटम है। ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पूरा आ चुका है, तो ऑक्सीजन 2 ही लेंगे हम, और NO3 1 है। अब आते हैं इस साइड में। इस साइड में हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट 2 है, ऑक्सीजन 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2। जब भी पॉलीएटॉमिक होता है तो पहले पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये बैलेंस हो गया 2 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 4, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Ca बैलेंस्ड है। अब देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, NO3 2, NO3 2। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी सल्फेट आयन है, तो इसको हम लोग सिंगल यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। ठीक है, सोडियम कितने हैं? 1, ऑक्सीजन 1 लेंगे क्योंकि जो सल्फेट के साथ है तो वो उधर चला जाएगा। हाइड्रोजन 1 2 3 हो गए, 1 + 2 3। सल्फेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। सोडियम 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 और सल्फेट 1 है। सल्फेट तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो सोडियम 2 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास अभी 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाइए, तो ऑक्सीजन 2, तो हाइड्रोजन 4, आई थिंक बैलेंस हो गया। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फेट 1, सल्फेट 1, तो ये बैलेंस हो गया। 2 NaOH + H2SO4, Na2SO4 + 2H2O। सी पार्ट में हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कीजिए, इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, और ये NO3 इस तरफ भी है, NO3 इस तरफ है, तो सिंगल लेंगे हम लोग।
ठीक है। सोडियम के 1 एटम है, क्लोरीन के भी 1 एटम है, सिल्वर के भी 1 एटम है और NO3 भी 1 है। अब आते हैं इस तरफ क्या सीन है। सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, NO3। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, NO3 भी 1 है। तो बैलेंस क्या करना है इसमें? आई थिंक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बैलेंस है पहले से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। सारा कुछ तो सेम है। सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, NO3 1, NO3 1 है। कीजिए बैलेंस। एलिमेंट कौन कौन से हैं? BaCl, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। सल्फेट इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो एक रखेंगे, ठीक है। Ba 1 एटम है, क्लोरीन 2 एटम है, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1। इस तरफ आते हैं। BaClHSO4, Ba1, Cl1, हाइड्रोजन 1, सल्फेट 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, बैलेंस हो गया। Ba1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1। इक्वेशन बैलेंस्ड। क्वेश्चन 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है आपको, इसको बैलेंस्ड करना है आपको, तो पहले इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो ये वर्ड इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH होल 2 plus carbon dioxide CO2, it is giving CaCO3 and water। बैलेंस करना है, कीजिए बैलेंस। कौन कौन से एलिमेंट इस तरफ हैं? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कुछ है? नहीं है। कैल्शियम के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे, 2 एटम यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 4 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, कार्बन भी ये भूल गया मैं, कार्बन 1 एटम है, ठीक। इस तरफ आते हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कैल्शियम इस तरफ 1 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। क्या बैलेंस नहीं है? सब कुछ तो बैलेंस है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि सारे कुछ सेम है यहाँ पे। सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। पहले लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल 2 प्लस सिल्वर मीन्स Ag। बैलेंस करना है इसे, बैलेंस करते हैं। इस तरफ है जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट दोनों तरफ है, तो नाइट्रेट को सिंगल कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। जिंक के 1 एटम है, सिल्वर के 1 एटम है और नाइट्रेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं। जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट। नाइट्रेट 2 है, सिल्वर 1 है और जिंक 1 है। ये दोनों ऑलरेडी हैं। यहाँ पे नाइट्रेट 2, यहाँ पे नाइट्रेट 1, 2 कर दीजिए। अभी नाइट्रेट 2 हो गया तो साथ में सिल्वर भी 2 हो गया। इधर सिल्वर 1 है, इधर सिल्वर लगा दीजिए 2, बैलेंस्ड हो गया। जिंक 1, सिल्वर 2, नाइट्रेट 2, बैलेंस्ड। क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, it is giving aluminum chloride means AlCl3 प्लस कॉपर दैट इज Cu। बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए। इस तरफ है Al, CuCl। Al के 1 एटम है, कॉपर के 1 एटम है, Cl के 2 एटम है। इस तरफ आते हैं Al, CuCl। Al 1 है, Cu 1 है और Cl 3 है। यहाँ पे 8 नंबर है तो पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा इवन। इवन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमको 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो क्लोरीन 6 हो गया,
क्लोरीन 6 हुआ तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 6 चाहिए हमें, तो यहाँ पे 3 बनाइए इसे, तो ये 6 हुआ, तो कॉपर 3 हो गया अब ये, ठीक है। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ लगा दो एल्युमिनियम 2। यहाँ पे कॉपर 3 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस्ड हो गया। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, कॉपर 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, बैलेंस्ड। डी पार्ट में बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और ये बना रहा है आपको बेरियम सल्फेट BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से आइटम, देखिए सल्फेट दोनों तरफ है तो उसको सिंगल मानेंगे हम। बेरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और सल्फेट है। बेरियम के 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, पोटेशियम के 2 एटम है और सल्फेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं, बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फेट। बेरियम 1, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, सल्फेट 1। तो ये तो पहले से बैलेंस है, छोड़ देते हैं। पोटेशियम 2 है यहाँ पे, पोटेशियम 1 है यहाँ पे, 2 लगा दीजिए, तो पोटेशियम 2 हो गया, साथ में क्लोरीन भी 2 हो गया। पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए, बेरियम सब बैलेंस हो गया। बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फेट 1, इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्वेश्चन 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। रिएक्शन आपको गिवन है, आपको बैलेंस करना है और आपको बताना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मीन्स KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये फॉर्म कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन है। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो बेरियम को रिप्लेस कर रहा है और बेरियम जो है वो पोटेशियम को रिप्लेस कर रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका टाइप हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अब इसे हमें बैलेंस करना है, करते हैं बैलेंस। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, बेरियम, बोरॉन, बेरियम, कितने एटम है, पोटेशियम के 1 एटम है, ब्रोमीन के 1 एटम है, बेरियम के 1 एटम है और आयोडीन के 2 एटम है। इस तरफ आते हैं, पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम, 1 एटम, 2 Ba, 1 आयन 1, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, ठीक है। इसको 2 कर देते हैं, 2 के बगैर, तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया, साथ में पोटेशियम भी 2 हो गया। यहाँ पोटेशियम 1 है, 2 कर देते हैं, पोटेशियम तो 2 हो गया, साथ में आयोडीन भी 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस है, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयरन 2। तो 2 KBr प्लस BaI2, 2 Ki प्लस BaBr2। अब आते हैं बी पार्ट पे। कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, लिखिए ZnCO3, ये ब्रेक हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, 1 है, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट 1 इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए Zn1, ऑक्सीजन 3 है इधर, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, कार्बन 1, बैलेंस ऑलरेडी है ये। सी पार्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। हाइड्रोजन मीन्स H2, क्लोरीन मीन्स Cl2, इट गिविंग यू HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 1 है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
अगर रिएक्टेंट 1 तो डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट 1 तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करते हैं, बैलेंस 2HCl बैलेंस हो गया, यस बैलेंस हो गया। पार्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, तो लिखिए मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस HCl गिविंग MgCl2 NH2। बैलेंस है, बैलेंस नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, 2 कर दीजिए, क्लोरीन 2 हो गया, Mg1 है, Mg1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन था? अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल भी देना है। फर्स्ट आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, निकलता है, इवॉल्व होता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके बनाता है अमोनिया, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करता है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से कंबाइन करेगा तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जिस जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगा तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कम टू द इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, जब हीट एनर्जी इसमें देंगे आप, ये एब्जॉर्ब करेगा, तब ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब कैसे होता है वो समझते हैं। हम जो डेली फूड खाते हैं जैसे राइस या पोटैटो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होगा तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज in respiration oxidation of glucose takes place which produces heat energy. This is shown in following chemical reaction। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोसेस यही था इसका। 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों कहा जाता है, और इसके लिए आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होके टू या मोर एलिमेंट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका ये है कि उस केस में प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 होगा, प्रोडक्ट इज 1, और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट मस्ट बी 1। ठीक है, तो इसलिए इसको अपोजिट कहते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more substances are combined to form new substance, while in the decomposition reaction 1 substance decomposes into 2 or more substances.
Hence, the decomposition reaction are called opposite of combination reaction. जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है वाटर, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों, यहाँ पे कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है. इसी को उल्टा कर देते हैं, अगर इसको 2H2O जो ब्रेक होगा तो ये बनता है 2H2 + O2. ये ब्रेक कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ब्रेक होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट 1 तो ये डिकम्पोजिशन, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 तो ये कॉम्बिनेशन. हम देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा है, इसलिए इसको अपोजिट कहते हैं. क्वेश्चन 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जिसमें हम लोग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. फर्स्ट है CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो आपको ये CaO + CO2 बनेगा, ठीक है. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है. मैंने बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचानने का तरीका ये है कि रिएक्टेंट हमेशा 1 होगा. H2O अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, उस केस में ये H2O ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है. ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टेंट है ये 1 है. सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है. ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है. ये एग्जाम्पल है, एक में हमने हीट दिया, एक में हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और थर्ड में हमने सनलाइट दिया. क्वेश्चन 13, What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reaction. हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस वो बताना है और उनके रिएक्शंस भी लिखना है. पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. उसका फॉर्मेट होता है A + BC इट गिव्स AC + B. यहाँ पे क्या कर रहा है, A जो है B को डिस्प्लेस कर दे रहा है. यहाँ देखिए B के जगह पे A आ गया, AC हो गया और B डिस्प्लेस होके बाहर हो गया. अब ये डिस्प्लेस कैसे होता है, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. इसके लिए आपको रिएक्टिविटी स्विच पता होना चाहिए. जो मैंने थ्योरी के वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया है, ठीक है. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है. अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ये है CuSO4 + Zn, ये जा रहा है आपको ZnSO4 + Cu. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे होता है, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. वही यहाँ पे उसने किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ZnSO4 हो गया और कॉपर आपका बाहर हो गया. ये था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. उसका फॉर्मेट है AB + CD, ये हमें देता है AC + BD. इसमें आयन का एक्सचेंज होता है. इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है. वाइल इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, ठीक है. अब समझते हैं ये आयन कैसे एक्सचेंज होता है. ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, ठीक है. अभी सिर्फ हम इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते हैं, ठीक है. Na2SO4, पहले इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए, तो कैसे टूटेगा ये, Na2 + SO4 2-, इसको ब्रेक कीजिए, Ba + Cl 2-. आयन में दोनों को ब्रेक कर दिया हमने. अब देखिए ये है कटायन पॉजिटिव वाला और ये है अनायन. एक्सचेंज जो होगा या तो कटायन एक्सचेंज होगा या अनायन एक्सचेंज होगा. आप ध्यान रखिए, एक्सचेंज कटायन और अनायन ओनली, कोई एक ही एक्सचेंज होगा. कोई भी एक्सचेंज कीजिए लेकिन कोई एक एक्सचेंज कीजिए, ठीक है. हम यहाँ पे कटायन को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब Na को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, और Ba को यहाँ पे डाल रहे हैं. तो Ba को आपने यहाँ डाला तो ये क्या बन गया, BaSO4. देखिए BaSO4 है, और आपने Na को यहाँ पे डाला तो क्या बनेगा, NaCl यहाँ पे है. तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. क्वेश्चन 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. कह रहा है कि सिल्वर के रिफाइनिंग में
सिल्वर रिकवर होता है, मतलब सिल्वर मिलता है जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है और आपको सिल्वर भी मिलेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद। इसका रिएक्शन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट क्या हो रहा है, आपको सिर्फ पता करना है क्या रिएक्ट हो रहा है। रिएक्ट हो रहा है कॉपर मेटल, कॉपर सॉलिड रिएक्ट हो रहा है, प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। ठीक है, कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बनाएगा CuNO3 और ये Ag जो है ये बाहर होकर डिस्प्लेस हो गया। यही रिएक्शन हमें लिखना था। ये Ag सॉलिड होगा आपका, ये एक्वस है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्वस, और ये भी एक्वस है। ठीक है, क्वेश्चन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, बैलेंस कर देते हैं इसे। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। तो यही हमें लिखना था इसमें। क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। कह रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल बताइए। वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, वैसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो कहते हैं प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म, देन इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल बोला था यहाँ पे, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जितने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं सब में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या फिर उसको कह सकते हैं ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन are precipitation reaction. Precipitation reaction. Question 16. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 example each. Oxidation reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसको 2 एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे मैं देता हूँ कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए इसे, बैलेंस हो गया। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड है Mg, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए इसको, ये बैलेंस हो गया। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है जब एलिमेंट ऑक्सीजन लूज करता है। इसका एग्जाम्पल है, अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे CuO जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कॉपर हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट है ZnO, जिंक ऑक्साइड कार्बन से जब रिएक्ट करता है तो ये जिंक प्लस CO बनाता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब होता है गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब गेन रिडक्शन। और भी होता है लेकिन हमें ऑक्सीजन के केस में ही बताना था। विथ 2 एग्जाम्पल। colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form.
एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसका नाम एक्स दिया हुआ है, उसको हिट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस मिलता है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, एक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्लैक कलर कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है ये कॉपर है। कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब जब उसको हीट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर ही ब्लैक होता है। तो हमारा एक्स जो है वो क्या है, कॉपर। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल्स? आयरन के जितने भी सामान होते हैं उस पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? हम पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि उसको इसमें जंग ना लग सके, मतलब रस्टिंग ना हो। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। आफ्टर पेंटिंग आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर विच कॉज रस्टिंग। अगर आयरन को पेंट नहीं करेंगे और अगर वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जंग लग जाएंगे, रस्टिंग होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम उसको पेंट कर देते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। जिस फूड आइटम्स में ऑयल एंड फैट होते हैं उस पर हम नाइट्रोजन गैस क्यों मिक्स करते हैं? देखिए, अब मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने चिप्स बहुत खाए होंगे, चिप्स के पैकेट में बहुत एयर रहता है, वो एयर जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, चिप्स के पैकेट को फाड़िए, कुछ चिप्स खाइए और उसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और जाकर दोबारा फिर जाके खाइए, तो उसका टेस्ट भी अजीब होगा, उसकी जो सुगंध होगी वो भी अजीब होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उस फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको that is the reason oil and fat containing food item flushed with nitrogen, because nitrogen acts as an antioxidant and it prevent them from being oxidized. I hope समझ गए होंगे। Explain the following terms with one example each. हमें corrosion और NCD को एक्सप्लेन करना है कि एग्जाम्पल के साथ। देखिए, corrosion का सिंपली मतलब होता है जो भी मटेरियल होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। It is defined as a process where materials, usually metals, deteriorate, मतलब खराब होने लगता है as a result of a reaction with air, moisture, chemical, etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन को आप खुला छोड़ देंगे, बिना पेंट किए छोड़ देंगे, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बनाता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसी को कहते हैं हम लोग रस्ट। ठीक है, तो कोरोजन क्या करता है, जो भी मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, सिल्वर, वो क्या होता है कि अगर उसको आप खुले में छोड़ देंगे, पेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, डिटोरिएट करेगा और आपको ये हाइड्रेटेड आयरन बनाता है। ये था एक एग्जांपल। सिल्वर की भी रस्टिंग होती है, ये कोरोजन होता है। सेकंड है रेंसिडिटी। अभी जस्ट जो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 19 वो रेंसिडिटी पे ही था। When the substance containing oils and fats are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This process is known as rancidity. ठीक है, जिस फूड आइटम्स में ऑयल हैं और फैट्स हैं, ठीक है, अगर उसको आप खुला छोड़ देंगे आप, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसको खाएंगे तो उसको आपको थोड़ा अजीब सा खाने में लगेगा। वो क्या होता है कि वो जो फूड आइटम होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए उसको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट है। इसका एग्जांपल है, चिप्स पैक इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर विच रिजल्ट इन अ चेंज इन टेस्ट एंड कलर। वही मैंने बताया, चिप्स पैकेट को खोल करके आप 5 to 6 आवर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा खाइए आप, आपको टेस्ट, ऑर्डर सब कुछ चेंज मिलेगा। था एक्सरसाइज का, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी में कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।